वर्षों पुरानी संस्कृति, अपने अंदर तमाम रंगों को संजोती सभ्यता और ये खेत खलियान, ऐसी है हमारे देश की पहचान। कृषि जिससे हमारा देश जाना जाता है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। शिमला की जुंगा, भड़ेच, कोटी और बालोग पंचायत में इन्फ्राको एशिया और एनएसएफआई किसानों को नई तकनीक से जोड़कर कृषि को सरल और सुगम बनाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने कृषि विभाग में काफ़ी सारे कार्य किए हैं। तो शुरुआत में इन्फ्राको एशिया हाइड्रोपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे एक जुनगा में जो प्रोजेक्ट लगने वाला था, क्याणा गांव है हमारा यहाँ पास में ही, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट उनका स्टार्ट हुआ। वो प्रोजेक्ट बेसिकली एनएफटी और हाइड्रोपोनिक्स, एनएफटी जो टेक्निक है और ग्रोबैक जो टेक्निक है, उस पर काम करने के लिए वो यहाँ पे लैंड को लीज पे लेके और वो लेबलिंग का काम स्टार्ट करे थे। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्फ्राको एशिया और एनएसएफआई की टीम आई थी। इन्होंने यहाँ पे आके पहले सोर्सेज वगैरह चेक किए थे कि यहाँ पे क्या क्या सोर्सेज है और यहाँ पे जो हमारे पानी का सोर्स है और बीमारियाँ वगैरह जो यहाँ पे लगती है और यहाँ पे जो बगीचे वगैरह या खेत वगैरह सारी चीज़ें मैंने इन लोगों को दिखाई थी उस टाइम। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे एक बेसलाइन सर्वे किया था, जिसमें इन्होंने हमारे से पूछा था कि आप लोग क्या क्या उगाते हैं और कौन कौन से पशु वगैरह पालते हैं, कितना, मतलब पूरा सर्वे इन लोगों ने किया था। जब हमारी समस्याओं को जाना, फिर उसके बाद कुछ एक टेक्नोलॉजी आई हमारे लिए, ऐसी लेके आए जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। उसमें से सबसे एक तो कोकोपीट है जो इस साल मैंने भी यहाँ पे शुरू किया है, और दूसरा मल्चिंग और एक सीडलिंग प्लांटर है। तो बेसिकली एआईटी का जो मेन मोटो था, वो मोटो ये है कि किसानों के बीच में उस तकनीक को लेके जाना, उनको उसमें ट्रेन करना, उसमें उनको डेमोन्स्ट्रेशन करवाना, उसके बाद उसको फाइनली क्या आउटपुट निकलता है उसके बाद उसको एडॉप्शन तक लेके जाना। तो इसके लिए हमने शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पे एनएसएफआई ने यहाँ पे जुनगा पंचायत में ही यहाँ पे एक पायलट ट्रेनिंग करवाई थी। उसका उद्देश्य हमारा ये था कि चूँकि हम नए नए यहाँ पे आए थे, हमें यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा नहीं पता था, क्या फसलें किसान लगाते हैं ये नहीं पता था, क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा हमको नहीं पता थी। तो पायलट ट्रेनिंग कराने से हमको बहुत ज़्यादा उसकी क्लियरिटी आई कि किसानों के क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने यहाँ पे पहले बेसलाइन सर्वे करवाया। बेसलाइन सर्वे करवाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि किसान की जो भी बेसिक चीज़ें हैं, उनका एजुकेशन लेवल कितना है, कितनी वुमेंस हैं, वो किस किस काम में इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। उसके अलावा यहाँ पे इरिगेशन के क्या रिसोर्सेज हैं, उसके भी अलावा यहाँ पे खेती ऑर्गेनिक कितनी हो रही है, इनऑर्गेनिक कितनी हो रही है, बीमारियाँ क्या क्या लगती हैं, उसमें वो क्या क्या प्रोड्यूस उगा रहे हैं, पर प्लांट प्रोडक्शन कितनी है। उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं या ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा ये कि मार्केट वो कहाँ करते हैं, उनको क्या रेट मिलता है। जो लोग आते थे उनको हम क्लासरूम ट्रेनिंग करवाते थे, घर में बैठ के कमरे में ट्रेनिंग करवाते थे। वहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर भी लगता था और उन्हें हम वीडियो भी दिखाते थे। उनको पता ही नहीं था कि मल्चिंग क्या चीज़ होती है, तो उनको मल्चिंग का पता लगा, कोकोपीट का पता लगा। कोकोपीट हमारी पंचायत में पता ही नहीं था कि कोकोपीट में भी नर्सरी छोड़ी जाती है। बंदों ने प्रैक्टिकल किया है। तो जो हम विजिट पे भी गए थे, जो हरियाणा पे घरौंडा में जो इंडो इजराइल का विजिट है, वहाँ भी हमने कई तरह की चीज़ें देखी, जैसे कि अपने यही सलाइड आइटम वगैरह, टमाटर किस तरह से उगाते हैं वहाँ नई टेक्निक है सारी। वहाँ पे नेट हाउस देखे हमने, पॉली हाउस वगैरह में देखा अंदर किस तरह से तैयार करते हैं। वहाँ पे ओपन में भी देखा, वहाँ नई तरह की सारी वैरायटीज़ देखी हमने कि क्या ये भी होता है, ये चीज़ भी है। तो बाकी हमने ये को जो हाइड्रोपोनिक का वहाँ एनएफटी का भी देखा था, वो जो यहाँ जुनगा में भी लग रहा है इन्फ्राको एशिया की तरफ से। तो जब मैंने एनएसएफआई में कार्य करना शुरू किया तो हमारा पहला प्रोग्राम था कि 300 फार्मर्स की ट्रेनिंग करवानी है। तो उस ट्रेनिंग के लिए हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को मोबिलाइजेशन करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और एक छोटी सी मीटिंग करते थे और एक ही उनके गांव में ही एक प्लेस डिसाइड करते थे कि जहां मीटिंग हो सके, जिससे कि ये फ़ायदा था कि गांव वालों को भी कोई दिक्कत ना हो उस ट्रेनिंग प्लेस पे आने की, और ऐसा किसान ढूंढने की कोशिश की जो इस टेक्नोलॉजी को हमारे साथ रिस्पॉन्सिबल तरीके से करे और उसे आगे लोगों को भी समझाए। इन्फ्राको एशिया व एनएसएफआई ने एआईटी प्रोग्राम के द्वारा करीब 2000 किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराकर उनकी उत्पादकता बढ़ाई। वहीं इस प्रोग्राम ने 50 उन किसानों के साथ अपना प्रदर्शन किया जो खेती बाड़ी में बेहतर थे। तो मैं पहले मिट्टी में बीज उगाता था
और मिट्टी में बीज से मुझे बहुत ही अपने नुकसान सहन करना पड़ता था। कई बार 1000 रुपये का बीज भी मेरे नष्ट हो जाता था। इससे मुझे बहुत ही नुकसान होता था। फिर पिछले NSFI से मैं जुड़ा। इन्होंने मुझे हमारे गांव में आके ट्रेनिंग दी और पिछले साल से मैं जुड़ा हूं। और पिछले साल इन्होंने हमारे खेतों में आके हमें ट्रे भी इशू की और सब कुछ किया। मैं इस बार सोलन गया था, वहाँ से कोकोपीट और ट्रे लाया और वो ट्रे थी 98, उसमें बॉक्स थे बने हुए और वो ट्रे थी 30 रुपए की पड़ी मेरे को एक ट्रे। और मैं उससे ले आया था और वो कोकोपीट मतलब वो एक नारियल का ब्रिक से बुरादा होता है बना हुआ एक, उसमें जब मैंने नर्सरी डाली तो उसमें कोई घास नहीं उगा मेरे, उससे ये फ़ायदा हुआ। और मैं उससे एक एक दाना उसमें एक एक बॉक्स में पड़ जाता है और दूर दूर जैसे दाने होते हैं उसमें तो वो बढ़िया से निकलते हैं, एक एक दूर दूर होते हैं तो बढ़िया ही निकले गए। और दाना दाना बाद में जब हम मिट्टी में लगाते हैं इसे तो वो पूरा जड़े के साथ पूरा ही सारा ही निकल जाता है, कोई जड़ें टूटती नहीं है। और बाद में जब ज़मीन में लगाते भी है तभी उससे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी जड़ें उसमें ही है, कोकोपीट में ही बनी हुई है, चिपकी हुई है। मेरी जो नर्सरी है ये मैंने पूरी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्राक्वेशिया और NSFI की टीम की तरफ से एक एक्सपर्ट यहाँ पे आए थे जिन्होंने हमारे को ऑर्गेनिक तरीके से हम किस तरह से अपने घर में ही प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको ह्यूमिक एसिड बनाना है जो पौधे की ग्रोथ के लिए जो पौधे को मजबूत बनाता है, वो किस तरह से बनेगा। उन्होंने बताया था कि आपने जो हमारे घर में उपले वगैरह हम गाय के गोबर से बनाते हैं उसको 2-3 दिन तक पानी में घोलने के बाद जो उसका रस बच जाता है उसमें हल्का सा हल्दी डाल के, क्योंकि हल्दी इसमें एंटीबायोटिक का काम करती है, उसको हम पौधों में छिड़काव करके पौधे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दूसरा जो हमारा गौमूत्र है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें उन्होंने बताया था 8 लाख कुछ के आसपास उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो सारे जब उसमें पड़ेंगे पर वो इसका बताया था उन्होंने क्वांटिटी भी एक इसमें ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो आपका पौधा इसमें सूख जाएगा। किसानों के जीवन में कुछ सुधार आए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि पहले लोग मिट्टी में नर्सरी डाला करते थे तो उनका कई बार क्या होता था कि पूरे के पूरी नर्सरी ख़राब हो जाया करती थी। जैसे आप अभी देख सकते हो कि बाहर बारिश चली है, इतनी मतलब आप ये कह सकते हो कि इतनी तेज़ मौसम से बदलने से, मौसम के बहुत ज़्यादा बदलने से भी नर्सरी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे एक कोकोपीट की हमने एक टेक्नोलॉजी की थी जिसको कि आप आसानी से अंदर बाहर ले जा सकते हो। अंदर मतलब आप बाहर रेन हो रही है तो आप उसको ट्रे वगैरह को उठा के अंदर उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो इससे उनका एक ये फ़ायदा रहता है कि उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो बैग की फसल है, बैग में हमने 3 चीज़ें मिलाई है। एक केंचुआ खाद है, कोकोपीट है और वर्मीकुलाइट है। ये तीनों चीज़ हम मिक्स करते हैं, फिर इसको एक बैग में भर देते हैं, फिर उसमें हम पौधा लगाते हैं। पौधा लगा के हम इस ड्रिप के माध्यम से इसे हम सिंचाई करते हैं और ड्रिप के माध्यम से हम इसमें खाद वगैरह सब कुछ देते हैं। जो मीडिया में मैंने ये लगाया था ना पिछली बार, तो उसमें मेरे को काफ़ी फ़ायदा नज़र आया क्योंकि उसमें सारी जर्मिनेशन अच्छी हुई। जो पिछले साल के मुकाबले जो मिट्टी और इत्यादि में मैं लगाता था तो उसमें कुछ एक बीज मिस हो जाते थे, उग नहीं पाते थे, तो उसमें सारे बीज उग गए और जल्दी भी उगते हैं। सर ये अपने ग्रो बैग्स लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम जिस भी पॉली हाउस में या ओपन में कहीं भी हम इसको लगाते हैं तो हमारा फिर जो हमारी ज़मीन है उसको हमारा रेस्ट मिल जाता है। और रेस्ट मिलने से अगर जब हम नेक्स्ट ईयर उसमें कोई भी फसल लगाते हैं तो हमें उसमें अच्छी ग्रोथ मिलती है, अच्छी आउटपुट मिल जाती है उसमें। ये जो हमने ग्रो बैग्स लगाए हुए हैं, सेटुलिस लगाया हुआ, इसमें जो आधा मिट्टी पे आधा बैग्स में लगाया हुआ सर, जो इसमें समय बचता है इससे हम अपने घर के लिए बहुत समय निकाल लेते हैं। और जैसे नवंबर दिसंबर में शेड खाली रहते थे, इससे हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ जो सेटुलिस लगाया। इससे हमारे को ऐसे जो आमदनी कम थी घर में, इससे आमदनी का ये हो गया जो घर चला सकते हैं हम।
ये हमने सीडलिंग प्लांटर जो लिया है, बहुत से फ़ायदे हुए इससे हम लोगों को। एक तो लेबर इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है। लेबर जहाँ पहले हमारे 5 से 7 लेबर काम करते थे प्लांट करने में, एक प्लांट को लगाने में, तो अब उस पर 2 ही वर्कर काम कर रहे हैं। लगाना भी आसान हो गया। और सबसे बड़ा फ़ायदा एक हुआ कि जैसे हम पहले हाथ से प्लांट करते थे पौधों को, तो पौधा कभी टूट जाता था या मुड़ जाता था या थोड़ा ज़्यादा दब जाता था। तो सीडलिंग प्लांटर से जो है पौधा एकदम स्ट्रेट लग रहा है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। इसमें एक तो समय की बचत हुई। मैंने नॉर्मली इसमें ऐसा देखा कि अगर हाथ से प्लांट्स लगाए जाएं तो उसमें लगभग 10 या 12 मैक्सिमम 15 तक पौधे लग जाते हैं उसमें जी 1 मिनट में। और सीडलिंग प्लांटर में हमने कंपेयर किया तो वो 30 से 35 पौधे प्लांटर से लग गए उसमें। आज की डेट में मतलब यंग जनरेशन ही काम नहीं करती है खेत में हमारे, तो मतलब बुजुर्ग महिलाएं वगैरह ये सभी लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं। तो इन लोगों को जो ज़्यादा दिक्कत ना है उसको देखते हुए ये लोग यहाँ पे एक सीडलिंग प्लांटर लेके आते हैं। और जो मल्चिंग विधि से हम खेती करते हैं, इसमें सिर्फ जो हमारी खरपतवार होगी वो सिर्फ हमारे पौधे के पास होगी और हम उसको फटाफट से निकाल लेते हैं। उससे क्या होगा हमारा बेनिफिट, अगर तो ओपन विधि में करते हैं ज़्यादा घास फूस होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा और पौधे बीमारी आ जाती है। इसमें हम जितना हमारे 2-3 घंटे लग रहे खेत में खेती करने के लिए, घास पतवार निकालने के लिए खरपतवार, वो हमारे 1 घंटे में ईजिली हम जितनी मर्जी हमारा एरिया लगा रखा हो हम ईजिली कर लेते हैं उसको। ये बेनिफिट है इसका। और मिट्टी को ये सख्त होने से बचाती मल्चिंग है। जब बेड करते हैं ऊपर से शीट बिछी होगी और मिट्टी बिल्कुल ही वो सॉफ्ट रहती है, बनी हुई, सख्त नहीं हो पाती है। इसमें जब शीट बिछानी तो बिल्कुल बिछनी चाहिए ठीक शीट, मतलब ऊपर नहीं उठनी चाहिए जी। सावधानियाँ फिर खाद खूद इसमें ड्रिप के द्वारा ही दी जाती है। पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है जी। पहला इसको ऐसे ही सिंचाई करना पड़ेगा, इसको पहला खाली, उसके बाद फिर पौध लगेगी। इससे बड़ा बेनिफिट्स है कि हमारे टाइम हमारा इसमें काफ़ी बच जाता है। एक तो हमें इसमें सिंचाई नहीं करनी होती है, जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वो वेस्ट होता है जिसमें। और दूसरा है कि हमें इसमें पानी हमारा इसमें आधे से भी कम पानी लगता है, क्योंकि आगे गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, हर जगह पानी नहीं हो पाता है। दूसरा है हमारा इसमें जो ये खरपतवार होता है उससे में खरपतवार नहीं होता है और हमें गुड़ाई निंदाई की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा लेबर बच जाती है। जब से हमने ये प्रोजेक्ट किया था वो तब से हमारे NGO स्टाफ के जो लोग हैं वो हमारे देख जाते हैं कि कैसा हमने किया है, क्या हमारी गलतियां हैं, कैसे हम कर रहे हैं, तो कैसे इसमें खाद डालनी है, कैसे इसमें स्प्रे करनी है, कितना पानी देना है, कैसे, वो हमें सब कुछ जानकारी देते हैं। खेतीबाड़ी में हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैं एक जॉब भी कर रहा था साथ में, तो खेतों का काम भी देख रहा था। तो दोनों जगहों में मतलब काम कर रहे हो काफ़ी मुश्किलें मेरे को आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे भी काम कर रहा था, खेतों का भी चल रहा था, लेकिन खेतों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए भी मतलब मेरे काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रोग्रेस आ गई। तो इस साल मैं जॉब को छोड़ के मतलब इस साल सोच रहा हूँ कि मैं पूरे मतलब अपना जो नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आ रही है इन सबको अडॉप्ट करके अपने मतलब स्तर को थोड़ा उठाना चाहूँगा इन तकनीकों के जरिए। इन्फ्राको एशिया और NSFI के आने से आज युवा पीढ़ी वापस किसानी की ओर लौट रही है। नई तकनीकों को सीखकर युवा किसान अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर पा रहे हैं और एक खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं।